हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज जो है ना, आज की शाम बहुत ही बेहद ही लाजवाब होने जा रही है, क्योंकि हम कुछ नया प्री प्लान्ड आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 12 नवंबर से जो है बिहार बोर्ड के क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के हमने एक प्लान तैयार किया है, और वो प्लान ये है कि हम आपको रोज प्रतिदिन कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न दिया करेंगे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही आने वाले होंगे, यानी कि बिल्कुल रामबाण के समान कार्य करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आपके इसी एग्जाम तक काम करेंगे, ये आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में यानी कि फाइनल परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा हमारे सारे बातों को। अगर आपको एग्जामिनेशन में इस बिहार बोर्ड के इस एग्जामिनेशन में आपको 480 प्लस पार करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं जो भी आपको बताऊंगा, मैं जो भी आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज जो वीडियो लेक्चर है ना, ये एक बहुत ही धमाकेदार तरीके का वीडियो लेक्चर होगा। तो आज का हमारा कोर्स है भरोसा नहीं विश्वास कीजिए। ये वो सारे प्रश्न हैं जो 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज जो हम करेंगे सेट, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के 5 धाकड़ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट वीवीआई होंगे। ठीक है, तो वीडियो को भाई एक बार दबा के लाइक कर दीजिए। हम क्वेश्चन दिखाएं आपको कि क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को दबा करके एक बार लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए, ऐसे नहीं होगा, आपको वीडियो को शेयर भी करना होगा। अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनको इसको शेयर करके आना होगा आपको। हाँ, और एक बात और कि इस वीडियो का पूरा ढिंढोरा पीट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ढिंढोरा पीट दीजिए। ठीक है, ढिंढोरा आप समझते होंगे, व्हाट इज ढिंढोरा। ठीक है, ये भुवन बाम वाला ढिंढोरा नहीं है। ठीक है, यू नो अबाउट भुवन बाम। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपके इतिहास विषय से है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लघुतरीय प्रश्न है, और ऐसे ऐसे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे लघुतरीय। और एक बात इंटरेस्टिंग ये और है कि सभी विषयों में से जो है प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। सभी विषयों का मतलब क्या, कि सभी खंडों में से, जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और आपदा प्रबंधन, सारे में से हमने क्वेश्चन जो वीवीआई जो हमारे हिसाब से लग रहा है कि नहीं भाई इस साल में बिल्कुल आना ही आना है, और मेरा गेस किया हुआ जो है ना, बिल्कुल जो है टस से मस नहीं होता है, बिल्कुल परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, कौन कौन से कारण थे, तो देखिए, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार, ये था फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला कारण। और दूसरा कारण है उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। तो ये 2 कारण थे फैक्ट्री प्रणाली के विकास के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये जाना पहचाना मतलब कि आपके लिए जाना पहचाना क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, दे रखा है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, अगर आप सक्षम है तो इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा।
तो ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध जो था वो प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद राष्ट्रों और रूस के बीच यानी कि साम्यवादी राष्ट्रों के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। देखिए क्वेश्चन तीसरा जो है वो आपके भूगोल विषय से लिया गया है। क्वेश्चन तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो देखिए लिखा है इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, उनका जीवन यापन कृषि से होता है। खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि उपज से होती है। खाद्यान्न का मतलब आप लोग समझते हैं, खाने वाले अन्न का। ठीक है, आपूर्ति मतलब पूर्ति कहाँ से होती है भाई, तो कृषि से ही होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तेलहन आदि। इस प्रकार कृषि देश के औद्योगिक विकास का आधार भी है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है भाई कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे का वजह जो है आपको जो है स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा और ये सीरीज बहुत ही लाजवाब बेहतर तरीके से आपके परीक्षा आने तक चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। ये भी भूगोल का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है भाई कि जो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला कारण है कि कच्चा माल की आपूर्ति। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक कौन कौन से हैं, तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न हैं। कौन कौन से, तो पहला है कच्चा माल की आपूर्ति, दूसरा है शक्ति के साधनों की सुलभता, यानी कि शक्ति के जो साधन हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तीसरा है यातायात की सुविधा। ठीक है, मैंने एक अपने तरफ से जोड़ दिया है, चौथा पूंजी। आपको 4 में से जो 3 याद रहे उसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन बैंक उठाइए और उससे मिलाइए कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक कितने बार आया है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि VVI क्या होता है। तो देखिए उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न है। पहला है कच्चा माल की आपूर्ति, दूसरा है शक्ति के साधनों की सुउपलब्धता या सुलभता, एंड तीसरा है यातायात की सुविधा, चौथा है पूंजी। चलिए आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया है, बात समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ढिंढोरा की तरह इसको पीट करके शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका राजनीतिक शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर आप 5 क्वेश्चन ही बोले और फिर क्वेश्चन ज़्यादा लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस मतलब एक होता है ना कि अथवा अथवा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो वैसे ही 6 से 7 प्रश्न होंगे, ज़्यादा प्रश्न वैसे हमने लगा ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए आप सिविक्स, हमारे विद्यार्थी सिविक्स तो हमने पढ़ाया नहीं है फिलहाल। अगर एक्स्ट्रा विद्यार्थी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिविक्स का ये टॉपिक है, तो याद रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए भाई बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 स्तर पर की जो है पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था। पहला कहलाता है ग्राम पंचायत, जिसमें मुखिया, सरपंच इत्यादि आते हैं। दूसरा कहलाता है पंचायत समिति, जिसको आप लोग समिति साहब कहते हैं। और तीसरा आता है जिला परिषद। अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में। ठीक है, तो आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। ठीक है, कि कोई समिति का, तो कोई पंचायत में मुखिया का, तो कोई जिला परिषद का वोट मांग रहा होगा। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बनता है कि बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की है, कितने स्तर की है। तो याद रखिएगा कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या, 3 स्तर पर आश्रित है।
पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव यानी कि ऊंच नीच उत्पन्न होती है और इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आसपास में गांव मोहल्ला में क्या होता है, अक्सरहा लोग एक धर्म दूसरे धर्म के लिए क्या होने लगते हैं, आपस में उलझने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, अगला कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो इसी भावना को भाई सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे कोई एक धर्म वाला कहता है कि नहीं हमारा धर्म बढ़िया है, तो कोई कहता है कि नहीं हमारा धर्म बढ़िया है। तो इसी को लेकर के आपस में झगड़ा लड़ाई करना ही क्या कहलाता है भाई, सांप्रदायिकता कहलाता है। आई होप कि हमारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो भाई लाइक बटन आपके नीचे, आपके वीडियो के नीचे जो है इंतजार कर रहा है, उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। अब जो अगला प्रश्न है वो है आपका किस चीज़ से, तो इकोनॉमिक्स से। ये क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए सिंपल सा इसका लॉजिक होता है कि जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को कि क्या बात दे रखा है। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है, जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और इसे औसत आय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन सारे चीज़ों को, ठीक है। ये रामबाण सब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम होगा ना तो पेपर मिला लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हम 5 क्वेश्चन कह के क्वेश्चन ज़्यादा करा दिए, ठीक है, तो कोई नहीं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी कि जो भी उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए वे करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल्स दिए हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि कोई एक विशेष व्यक्ति मालिक होता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई विशेष व्यक्ति क्या होता है भाई, मालिक होता है। तो अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए अब ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अब अंतिम प्रश्न में ये जो क्वेश्चन है ये है आपका आपदा प्रबंधन से, ठीक है। और आपको पता होगा कि आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन जो है लगभग पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख करें। भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय कौन कौन से हैं। ध्यान से समझिएगा कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय का मतलब क्या क्या है 4 उपाय। तो देखिए पहला जो है, ध्यान से समझिएगा कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय। देखिए पहला उपाय क्या है, फर्स्ट उपाय कि भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। पहला उपाय क्या है, ध्यान से समझिएगा कि भवनों को कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए और नक्शा कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसा मन किया वैसा भवन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट हो गया। देखिए दूसरा क्या है कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए, ठीक है। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम, जिसको हम लोग कहते नहीं कि बीम डालाना चाहिए, बीम जो बड़ा मोटा पाया होता है, वही बात यहाँ पे लिख रखा है।
अगला है तीसरा कि नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होनी चाहिए। ठीक है, भूकंप को कम करने के ये उपाय हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तीसरा क्या है भाई कि नींव जो है मजबूत एवं भूकंपरोधी होनी चाहिए। चौथा है दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंपरोधी होनी चाहिए। ठीक है, और जो दरवाजे और खिड़की होने चाहिए वो भी भूकंपरोधी होने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पढ़ाई वाला वीडियो तो उतना कम ही पसंद आता है, ये दूसरा टाइप का वीडियो रहता तो आपको बहुत जल्दी पसंद आता। खैर कोई नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट गुड नाइट to all of you, my dear students.